वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कल्चरल चेंज के बारे में। आज का क्लास बेसिकली हमारा प्रीवियस क्लास का कंटिन्यूएशन ही है। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी कि कल्चर क्या है, कल्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ और एलिमेंट्स के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। आज के क्लास में उसी चीज़ को हम कंटिन्यू करते हुए कल्चरल चेंज का जो एस्पेक्ट है इसको डिस्कस करने वाले हैं। आज के क्लास में हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। हम आज के क्लास में देखेंगे कि कल्चरल चेंज क्या होता है और कल्चरल चेंज का जो रीजंस है, जैसे कल्चरल इनोवेशन, डिफ्यूजन, एक्लचरेशन, एसिमिलेशन, ये सारे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक ही साथ कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में जानेंगे, जहाँ पर हम सब कल्चर, काउंटर कल्चर और कल्चरल शॉक को समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे एथनोसेंट्रिज्म, कल्चरल रिलेटिविज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, ये सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे। और आखिर में हम देखने वाले हैं ग्लोबल कल्चरल फ्लो, जो कॉन्सेप्ट बेसिकली दी है अर्जुन एपादुराई ने, जिन्होंने 5 डायमेंशंस ऑफ ग्लोबल कल्चरल फ्लो के बारे में बात की है। ये सारे टॉपिक्स हम आज के क्लास में कवर करने वाले हैं। अगर आप मेरे क्लासेस में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट्स हैं जो आपको चीज़ें आसानी से ढूंढने में मदद करेगी। तो चलिए आज का जो क्लास है ये हम शुरू करते हैं। हम पहले देखते हैं कल्चरल चेंज क्या होता है। कल्चरल चेंज एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे सोसाइटी में चलता रहता है। हर सोसाइटी का अपना अलग यूनिक कल्चर होता है और ये जो कल्चर है ये बेसिकली डायनामिक, यानी कि ये टाइम टू टाइम बदलता रहता है। ये सिचुएशन के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से बदलता रहता है। अब ये जो कल्चरल चेंज है ये बहुत सारे कारण से हो सकता है। इसमें से जो मेन कारण है, रीजंस है, वो है इनोवेशन, डिफ्यूजन, एक्लचरलेशन और एसिमिलेशन। ये चीज़ों के वजह से हमारा कल्चरल चेंज होता है। अब इन कॉन्सेप्ट को थोड़ा हम समझते हैं। पहला जो रीज़न है वो है कल्चरल इनोवेशन। इनोवेशन हम सबको पता है, इनोवेशन यानी कि कोई एक नई चीज़ तैयार करना, कोई एक नया चीज़ क्रिएट करना। इसी तरीके से कल्चरल इनोवेशन यानी कि कल्चर में कोई एक नया चीज़ तैयार करना। जो चीज़ तैयार होगा वो मटेरियल कल्चर भी हो सकता है या फिर नॉन मटेरियल कल्चर भी हो सकता है। यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट में हम बदलाव ला सकते हैं, नया ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। साथ साथ हमारा रिचुअल, स्टोरीज, जो न्यू आइडिया है, न्यू नॉलेज है, ये सारे चीज़ों में भी बदलाव आ सकता है। इन सारे चीज़ों में हम इनोवेशन ला सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर ले, जब हमारा मोबाइल फ़ोन स्टार्ट हुआ, मोबाइल फ़ोन इंटरनेट के द्वारा हम लोगों से कनेक्ट करने लगे, हमारा कल्चर भी उसी तरीके से इन्फ्लुएंस होने लगा। हमारा मोबाइल के इनोवेशन के वजह से हम आजकल जो कांटेक्ट है लोगों से मोबाइल के द्वारा ही कांटेक्ट करते हैं। कोई भी पूजा हो तब हम हमारे जो फ्रेंड्स है या फिर जो रिलेटिव्स है उनको हम मोबाइल से ही मैसेज भेजते हैं, SMS भेजते हैं या फिर पिक्चर भेजते हैं। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम में के द्वारा लोगों से जुड़े हुए होते हैं। ये बेसिकली मोबाइल के इनोवेशन के वजह से हमारा जो कल्चर है उसमें बदलाव आया है। इसी तरीके से हम बहुत सारे रिचुअल्स में भी बदलाव देखते हैं, बहुत सारे रीजन के वजह से। इस तरीके का कल्चरल इनोवेशन हमारा कल्चरल चेंज का कारण बनता है। फिर हम देखते हैं कल्चरल डिफ्यूजन। कल्चरल डिफ्यूजन यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर एक कल्चर दूसरे कल्चर के साथ मिक्सअप होता है। यानी कि जब एक कल्चर का कुछ एलिमेंट्स, कुछ चीज़ें दूसरे कल्चर में जाते हैं तो उसको कहा जाता है कल्चरल डिफ्यूजन। यहाँ पर हम आजकल की सोसाइटी में, खासकर हमारा जो इंडिया है, यहाँ पर हम बहुत अलग अलग तरीके का कल्चर देखते हैं। अगर आप बड़े शहरों में जाओगे तो वहाँ पर देखोगे कि बहुत सारे कल्चर के लोग एक साथ इकट्ठा रह रहे हैं। जब एक साथ रहेंगे तो उनके बीच में कल्चर स्प्रेड होगा। एक इंसान दूसरे इंसान को उसके कल्चर के बारे में कुछ ना कुछ ज्ञान देगा या फिर उसके द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होगा। इसी तरीके से हम जब एक कल्चर का स्प्रेड दूसरे कल्चर में देखते हैं उसको ही कहा जाता है कल्चरल डिफ्यूजन। कल्चरल डिफ्यूजन को हम 2 लेवल
में समझ सकते हैं। एक है हमारा डिफ्यूजन ऑफ मटेरियल कल्चर और दूसरा है डिफ्यूजन ऑफ नॉन मटेरियल कल्चर। डिफ्यूजन ऑफ मटेरियल कल्चर यानी कि जो भी चीज़ें टेंजिबल है, जो दिखाई देती है, उन चीज़ों का दूसरे कल्चर में इंट्रोड्यूस होना, ये कोई भी चीज़ हो सकता है। और डिफ्यूजन ऑफ नॉन मटेरियल कल्चर यानी कि हमारा जो आइडिया थॉट सिस्टम है, इसमें जब बदलाव आता है तो ये डिफ्यूजन ऑफ नॉन मटेरियल कल्चर होता है। अब कल्चरल चेंज में हमारा और एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है, वो है हमारा एकल्चरेशन। यहाँ पर एकल्चरेशन और एसिमिलेशन, ये दोनों टर्म को थोड़ा हमें केयरफुल्ली समझना होगा, क्योंकि हमें एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है, जिसमें हमें कन्फ्यूजन भी हो सकता है। हम एकल्चरेशन को बेसिकली सोशलाइजेशन के साथ रिलेट कर सकते हैं। हमारा जब सोशलाइजेशन होता है, हम जब छोटे होते हैं, फैमिली के द्वारा हम चीज़ें सीखते हैं, फैमिली से ही चीज़ों को पहली बार जानते हैं। फिर धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, वहाँ पर लोग हमें दूसरे चीज़ें भी हमें समझाते हैं। हमारा जो तौर तरीका है वो भी बदलता है, यानी कि हमारा जो प्रीवियस चीज़ें हैं वो चीज़ें तो रहती है, लेकिन उसमें बाकी चीज़ें ऐड ऑन होती जाती है। ये होता है हमारा बेसिकली सोशलाइजेशन का प्रोसेस। इसी तरीके से हमारा होता है एकल्चरेशन, जहाँ पर हमारा जो ओरिजिनल कल्चर है वो तो रहता ही है, लेकिन जब हम दूसरे कल्चर से मिलते हैं तो उनके चीज़ें हमारे अंदर आती जाती है, उनके कल्चर हम थोड़े बहुत एडॉप्ट करके चलते हैं। इसको ही कहा जाता है एकल्चरेशन। एकल्चरेशन में जो माइनॉरिटी कल्चर है वो उसका अपना जो आइडेंटिटी होता है, उसका कुछ कल्चरल एलिमेंट बनाए रखता है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। वो सिर्फ दूसरे कल्चर से चीज़ें लेता है, लेकिन अपना जो बेसिक कल्चर है उसको सही रखता है। यहाँ पर एकल्चरलेशन में टोटल चेंज नहीं होता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें एसिमिलेशन, एसिमिलेशन यानी कि मिक्सअप हो जाना। यहाँ पर एक कल्चर दूसरे कल्चर के अंडर में आ जाता है या फिर दूसरे कल्चर से मिक्स हो जाता है। हम जब भी सोसाइटी में देखते हैं तो बहुत सारे कल्चर इकट्ठा रहते हैं। इसमें से एक ऐसा कल्चर होता है जिसको हम कहते हैं डोमिनेंट कल्चर, यानी कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो उसी कल्चर को फॉलो करता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो छोटे कल्चर है या फिर कम लोगों वाले जो कल्चर है वो धीरे धीरे उस डोमिनेंट कल्चर को फॉलो करने लगता है और अपना जो ओरिजिनल कल्चर है उसको रिप्लेस करते हुए वो लोग डोमिनेंट कल्चर को अपनाते हैं। इसी प्रोसेस को कहा जाता है एसिमिलेशन। एकल्चरेशन में हमारा टोटल चेंज नहीं होता है, सिर्फ हम दूसरे कल्चर के चीज़ों को एडॉप्ट करते हैं, लेकिन एसिमिलेशन में हमारा सारा चीज़ें मिक्सअप हो जाता है और जो डोमिनेंट कल्चर है उसको ही बेसिकली हम फॉलो करते हैं। अब देखते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी। हमारा जो ये वर्ल्ड है, यहाँ पर हम बहुत अलग अलग तरीके का कल्चर देखते हैं। हमारा एक ही सोसाइटी में हम बहुत सारे अलग अलग तरीके का कल्चर भी देखते हैं। इस वजह से एक ही कल्चर में हम बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे बदलाव हम देखते हैं और सोसाइटी जो है वो डाइवर्स तरीके का कल्चर का मिक्सअप हो जाता है। अब इसी कल्चरल डाइवर्सिटी को हमें समझना होगा। कल्चरल डाइवर्सिटी यानी कि जहाँ पर बहुत सारे कल्चर एक साथ रह रहे हैं। यहाँ पर हम जब भी एक ऐसा सोसाइटी देखेंगे जहाँ पर बहुत सारे कल्चर है, वहाँ पर एक ऐसा कल्चर होता है जो पूरी की पूरी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है। उस कल्चर को हम कहते हैं सोसाइटल कल्चर, यानी कि सोसाइटी का एक बेसिक कल्चर जो हमारी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। अब सोसाइटी में एक सोसाइटल कल्चर तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे और भी कल्चर्स होते हैं। जैसे हम कुछ सब कल्चर्स देखते हैं और कुछ काउंटर कल्चर्स भी हम देखते हैं। और ये सब कल्चर और काउंटर कल्चर बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वो लोग कल्चरल शॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट्स क्या है हम देखते हैं। हम अगर सब कल्चर की बात करें, सब कल्चर एक ऐसा कल्चर है जो मेन स्ट्रीम कल्चर का पार्ट नहीं होता है। ये थोड़ा अलग डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर होता है। मेन कल्चर तो एक होता ही है, सोसाइटल कल्चर एक होता है, लेकिन उसके अलावा भी एक
ऐसा कल्चर जो कुछ लोग, कोई एक ग्रुप जो फॉलो कर रहा है, उसका अपना मोरेस, फोकवेज और वैल्यूज होंगे, जो मेन लार्ज सोसाइटी का जो कल्चर है उसके जैसा नहीं होगा, वो थोड़ा अलग होगा। अब यहाँ पर बहुत बार हम एक चीज़ कंफ्यूजन कर देते हैं कि हमें लगता है कि जो सब कल्चर है वो डोमिनेंट कल्चर का ही पार्ट है या फिर सोसाइटल कल्चर का ही पार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है जो सब कल्चर है वो कॉम्प्लीटली यूनिक हो सकता है, जो नॉर्मल मेन स्ट्रीम कल्चर है उससे कॉम्प्लीटली यूनिक हो सकता है। उसका कुछ पार्टिकुलर ऐसे ग्रुप के मेंबर होंगे जो उस कल्चर का फॉलो करेंगे। जैसे अगर हम इंडिया में देखेंगे, इंडिया का टोटल एक यूनिक कल्चर है, लेकिन इसमें से भी हम अलग अलग हिस्सों में, इंडिया का अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके का कल्चर देखते हैं। जैसे टोडास ऑफ नीलगिरीस, नैयर्स ऑफ केरला, राजपूत ऑफ राजस्थान, ये सारे यूनिक कल्चर्स है। जैसे अगर हम नैयर ऑफ केरलास की बात करें, ये बेसिकली एक मेट्रिलिनियल सोसाइटी है और इनका जो कल्चर है बाकी कल्चर से पूरा अलग है। इसको कहते हैं हम सब कल्चर, जहां पर उनका खुद का एक कल्चरल पैटर्न होता है। अब यही सब कल्चर के कॉन्सेप्ट से धीरे धीरे हमारा काउंटर कल्चर का कॉन्सेप्ट भी डेवलप होता है। हम सोसाइटी में बहुत सारे कल्चर्स को इकट्ठा देखते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कल्चर होते हैं जो उस मेन स्ट्रीम कल्चर को नहीं मानते हैं, उनको हमेशा क्वेश्चन करते रहते हैं और उनको काउंटर करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा जो यंग पॉपुलेशन है, जो यूथ्स है, वो लोग हमेशा काउंटर कल्चर को फॉलो करते हैं और उनमें काउंटर कल्चर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। वो लोग ट्रेडिशनल जो कल्चर है उसको इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं और उसमें बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। यही जो कल्चर है, ये कल्चर होता है बेसिकली एक डेविएंट कल्चर, यानी कि मेन स्ट्रीम कल्चर से थोड़ा अलग होता है ये कल्चर। और ये काउंटर कल्चर हमेशा क्वेश्चन करता है। जैसे यूथ्स हमारा ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को फॉलो नहीं करते हैं, वो लोग अपने हिसाब से तौर तरीके से चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं। हमारा जो रिचुअल्स होते हैं, रिलीजियस पैटर्न होता है, उनको भी वो लोग बदलते हैं। इसी को बेसिकली कहा जाता है काउंटर कल्चर, यानी कि हमारा जो मेन स्ट्रीम कल्चर है उसको क्वेश्चन करना, उसके ऑपोजिट में जाके चीज़ें करना, चीज़ों को बदलना, उसको कहा जाता है काउंटर कल्चर। अब देखते हैं कल्चरल शॉक का कॉन्सेप्ट। कल्चरल शॉक एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर किसी एक व्यक्ति को अचानक से कोई एक दूसरे कल्चर में लाके रखा गया है, या फिर अनफेमिलियर एक कल्चर है जहां पर वो रह रहा है, जिसके वजह से उसे कल्चरल शॉक लगा है, यानी कि उसे पता नहीं चल रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। जैसे कोई अगर हम ट्रेडिशनल हिंदू को अगर अमेरिका में ले जाए तो उसको पता नहीं चलेगा कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि टोटली जो कल्चर है वो चेंज हो जाता है। तब उस व्यक्ति को एक कल्चरल शॉक लगता है। इसी तरीके से हम इंडिया में भी देखते हैं, जब हम इंडिया के एक कोने से दूसरे कोने में जाते हैं तो वहाँ पर हमारा कल्चर पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। वहाँ पर हमें अलग तरीके के लोग मिलते हैं जिनका रिचुअल्स अलग होते हैं, जिनका पूजा पाठ करने का तरीका अलग होता है। तब हमें एक अलग चीज़ महसूस होती है, हम उस जगह पर एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। उसी को कहा जाता है कल्चरल शॉक। अब देखते हैं एथनोसेंट्रिज्म का कॉन्सेप्ट। एथनोसेंट्रिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट दिया है विलियम ग्राहम सुमनर, जिनको हम WG सुमनर कहते हैं। अब एथनोसेंट्रिज्म बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा फीलिंग है जहां पर जो भी कल्चर के लोग हैं वो अपने आप को बेहतर मानते हैं, जो अपना कल्चर को सुपीरियर मानते हैं। अगर कोई कल्चर अपने आप को सुपीरियर माने, बाकी सारे कल्चर से अलग माने, तो उसको कहा जाता है, उस फीलिंग को कहा जाता है एथनोसेंट्रिज्म, यानी कि खुद की एथनिसिटी को सेंटर में रखते हुए सारी चीज़ों को देखना। यहाँ पर एथनोसेंट्रिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो सुमनर ने दिया है। उन्होंने एथनोसेंट्रिज्म को डिफाइन भी किया है। अब ये जो एथनोसेंट्रिज्म है ये बहुत बार जेनोफोबिया में कन्वर्ट हो जाता है। अब जेनोफोबिया यानी कि बाहर का कोई या फिर फोरिजिन जो कल्चर है उसके एगेंस्ट में जाना और बाहर के किसी फोरिजिन कल्चर को डरना, कल्चर से डरना, यानी कि एथनोसेंट्रिज्म में
एक इंसान अपने कल्चर को हमेशा बेहतर मानता है, लेकिन उसको एक डर लगा रहता है कि बाहर का कल्चर आकर उसको इम्पैक्ट ना कर दे या फिर बाहर के कल्चर उसको खत्म ना कर दे। इस तरीके का उसमें एक सेंटिमेंट रहता है। इसी को कहा जाता है जेनोफोबिया। अब ये एथनोसेंट्रिज्म का कॉन्सेप्ट का ऑपोजिट है हमारा कल्चरल रिलेटिविज्म। कल्चरल रिलेटिविज्म एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर जो कल्चर है, कल्चर को अपने कल्चर के लेंसेस से नहीं देखा जाता है, यानी कि खुद के कल्चर के हिसाब से नहीं देखा जाता है। एथनोसेंट्रिज्म में हमने देखा है कि खुद के कल्चर को बेहतर माना जाता है, लेकिन कल्चरल रिलेटिविज्म में एक नॉर्मल स्टैंडर्ड से सारे कल्चर को जज किया जाता है, यानी कि यहां पर कंपेयर किया जाता है कि कौन सा कल्चर बेहतर है, कौन सा कल्चर गलत है। यहां पर इसी चीज को कहा जाता है कल्चरल रिलेटिविज्म, यानी कि कल्चर को रिलेट करके कंपेयर करके समझना। अब ये जो कल्चरल रिलेटिविज्म है ये बहुत बार जेनोसेंट्रिज्म में कन्वर्ट होता है। अब जेनोसेंट्रिज्म बेसिकली क्या है? जेनोसेंट्रिज्म बेसिकली एक ऐसा बिलीफ है जहां पर दूसरे कल्चर को सुपीरियर माना जाता है, जहां पर दूसरे कल्चर को बेहतर माना जाता है। यानी कि कल्चरल रिलेटिविज्म में हम नॉर्मल स्टैंडर्ड से चीज़ों को कंपेयर करते हैं और बहुत बार ऐसे छोटे छोटे जो कल्चर है वो अपने आप को इन्फीरियर पाते हैं, क्योंकि उनके कल्चर ज़्यादा लोग फॉलो नहीं करते हैं, बाकी लोग उस कल्चर को गलत मानते हैं। तो वो लोग अपने आप में एक कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, एक बिलीफ डेवलप कर लेते हैं कि उनका कल्चर बेहतर नहीं है। इसको ही कहा जाता है जेनोसेंट्रिज्म। ये जो दो कॉन्सेप्ट है, जेनोसेंट्रिज्म और एथनोसेंट्रिज्म, ये कॉन्सेप्ट आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना और आप लोग इसको नोट डाउन जरूर करना, क्योंकि ये बहुत बार आप लोगों को कंफ्यूज भी कर सकते हैं। अब देखते हैं मल्टीकल्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट। मल्टीकल्चरलिज्म नाम से ही हमें पता चल रहा है कि बहुत सारे कल्चर जब एक साथ इकट्ठा रह रहे हैं, जब रहेंगे तो उस चीज को कहा जाता है मल्टीकल्चरलिज्म। अब मल्टीकल्चरलिज्म को समझने के लिए हमें एथनिक ग्रुप का समझना जरूरी है। एथनिक ग्रुप एक ऐसा कम्युनिटी ऑफ पीपल है जहां पर उनका एक यूनिक कल्चरल बैकग्राउंड होता है, जहां पर उनके कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, उस ग्रुप के कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे उनका सेम रेस, उनका सेम लैंग्वेज, रिलीजियन, ये सारी चीज़ें उनके लिए कॉमन होंगे और वो बाकी ग्रुप के मुकाबले थोड़ा अलग होंगे। इसको कहा जाता है एथनिक ग्रुप। एथनिक ग्रुप का हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है ट्राइबल्स, जो जिनका खुद का एक अपना कल्चर होता है, उनका रेस का कॉन्सेप्ट अलग होता है, उनका रिलीजियन थोड़ा अलग होता है, तब हम उस ग्रुप को कहते हैं एथनिक ग्रुप। अब हम सोसाइटी में बहुत सारे कल्चर्स देखते हैं, बहुत सारे एथनिक ग्रुप देखते हैं। हम आजकल के सोसाइटी में सारे ग्रुप्स को एक साथ इकट्ठा रहते हुए देखते हैं। उसी को कहा जाता है मल्टीकल्चरलिज्म, यानी कि बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स जब एक साथ इकट्ठा को एग्जिस्ट करते हैं तब उसको कहा जाता है मल्टीकल्चरलिज्म। हमारा आजकल के सोसाइटी में, खासकर बड़े शहरों में, इस मल्टीकल्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है और हम एक बेहतर मल्टीकल्चरल सोसाइटी बनाने की कोशिश करते हैं। मल्टीकल्चरल सोसाइटी बेसिकली एक सैलेड बाउल सोसाइटी है, यानी कि जैसे हम एक जब सैलेड बनाते हैं तब वहाँ पर अलग अलग तरीके का सब्जियां देते हैं, लेकिन हर सब्जी का अपना अलग क्वालिटी होता है। इसी तरीके से एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी में हर कल्चर का अपना यूनिक टेस्ट होता है, वो अपने आप को बचाए रख सकता है। इस वजह से जो मल्टीकल्चरल सोसाइटी है वो एक सैलेड बाउल सोसाइटी है। अब देखते हैं ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चर। हमारा ये जो दुनिया है ये आजकल एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, जहां पर हम दुनिया का हर पार्ट एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। खासकर ये इंटरनेट के ज़माने में हम दुनिया के हर चीज़ को एक्सेस कर पा रहे हैं, हर कल्चर को हमारे मोबाइल फ़ोन पे या फिर लैपटॉप्स पे हम देख पा रहे हैं। इसके वजह से हमारा जो ग्लोबल कल्चर है वो बहुत ज़्यादा आजकल फ्लो हो रहा है। हमारा इंडिया में हम देखते हैं कि अमेरिका का कल्चर को फॉलो किया जा रहा है, अमेरिका के बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया का कल्चर फॉलो कर रहे हैं। इस तरीके से अलग अलग जगहों पर ग्लोबल बेसिस पे हम देखते हैं कि कल्चर आजकल बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है, इसमें बदलाव आते जा रहे हैं।
अब ग्लोबलाइजेशन के वजह से हम ग्लोबल कल्चर फ्लो देखते हैं। इसी ग्लोबल कल्चर फ्लो के 5 डायमेंशंस के बारे में बात की है अर्जुन एपादुराई ने। अर्जुन एपादुराई ने कहा है कि हमारा जो ग्लोबलाइजेशन है इसके वजह से हम 5 तरीके का ग्लोबल कल्चरल फ्लो देखते हैं। अब ये 5 डायमेंशंस क्या है हम देखते हैं। पहला है एथनोस्केप्स। एथनोस्केप्स यानी कि एथनिसिटी, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर कल्चर ग्लोबली बदलता है। यानी कि जैसे हमारा इंडिया के लोग जब अमेरिका में जा रहे हैं तो वहाँ पर उनका कल्चर वो लोग देखेंगे, जो बाकी जो उस जगह के जो लोग हैं वो भी उसको देखेंगे। इस तरीके से हमारा कल्चर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। इसी तरीके से बाहर का कोई आदमी अगर हमारा इंडिया में आता है तो वहाँ पर वो अपना यूनिक कल्चर इंडिया को दिखाएगा। इस तरीके से हमारा वर्ल्ड में आजकल ग्लोबल कल्चर फ्लो बढ़ रहा है और जिसको कहा जाता है एथनोस्केप, यानी कि लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। ये लोग टूरिस्ट के हिसाब से जा सकते हैं, इमिग्रेंट या फिर रिफ्यूजीज हो सकते हैं। फिर है टेक्नोस्केप्स। टेक्नोस्केप्स यानी कि हमारा टेक्नोलॉजी का स्प्रेड। यहाँ पर जो मटेरियल और इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी है इसको हम वर्ल्ड के हर हिस्से में आज देखते हैं। हम मोबाइल फ़ोन के ज़रिए बहुत दूर के कल्चर को भी हम आजकल देख सकते हैं। यहाँ पर टेक्नोलॉजी के स्प्रेड के वजह से हमारा कल्चर आजकल बहुत ज़्यादा फ्लो कर रहा है। कल्चर स्प्रेड हो रहा है हमारा टेक्नोलॉजी के वजह से। फिर है फाइनेंस स्केप, जहाँ पर हमारा पैसा बहुत ज़्यादा फ्लो कर रहा है। हमारा ग्लोबल लेवल पे आजकल हम पैसे का, करेंसी का फ्लो बहुत ज़्यादा देखते हैं, खासकर स्टॉक एक्सचेंज, फिर मार्केट, इन सारे चीज़ों में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही है और रैपिड फ्लो ऑफ मनी हम देख रहे हैं। इसके वजह से भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, बिजनेस कर पा रहे हैं। इसी तरीके से हमारा कल्चर में भी बदलाव आ रहे हैं। फिर है मीडिया स्केप्स, जहाँ पर मीडिया टेक्नोलॉजी जैसे टेलीविज़न, फिल्म्स, ये दुनिया के हर कोने में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा पहुंच रहे हैं और उसका जो कल्चर है, मीडिया हमें बेसिकली एक कल्चर दिखाता है एक पर्टिकुलर जगह का। एक फिल्म के द्वारा हम किसी ना किसी एक कल्चर को सीख सकते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि इंडिया के बहुत अलग अलग हिस्सों में जो साउथ इंडियन फिल्म्स है उनका डब्ड वर्जन हिंदी में देखा जाता है, यानी कि उनका कल्चर हम आज मीडिया के ज़रिए देख पा रहे हैं। फिर बहुत दिनों पहले चाइनीज़ फिल्मों का क्रेज़ था इंडिया में, चाइनीज़ फिल्मों को डब करके इंडिया में देखा जाता था। इस तरीके से हम कल्चर मीडिया के ज़रिए सीखते हैं। जो बाहर का कल्चर है, ग्लोबल कल्चर है, उसको एडॉप्ट कर सकते हैं मीडिया के ज़रिए। इसके बाद है आइडियोस्केप। यहाँ पर हमारा आइडियोलॉजी को एक्सचेंज करने की बात की जा रही है। यहाँ पर जो भी लोग हैं एक दूसरे के साथ ग्लोबलाइजेशन के वजह से मिल रहे हैं। यहाँ पर उनका जो आइडियाज़ है, उनका जो आइडियोलॉजीज है वो भी चेंज हो रही है। अगर दुनिया में किसी कोने में किसी भी चीज़ के बारे में बात हो रही है तो आजकल ग्लोबलाइजेशन के वजह से हर देश उसको जानता है। जैसे हमारा एनवायरमेंटल मूवमेंट हम देखते हैं, एनवायरनमेंट में किसी जगह पर अगर बदलाव आ रहे हैं तो हम बाकी देश भी इसको फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा फ्रीडम, जस्टिस, राइट्स, डेमोक्रेसी, ये सारी चीज़ें हम बाकी जगहों से सीखते हैं। बाकी जगहों का जो आइडियोलॉजी है इस ग्लोबलाइजेशन के वजह से एक्सचेंज हो रही है। फ्रीडम का कॉन्सेप्ट, जस्टिस का कॉन्सेप्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट भी बदल रहे हैं, यानी कि हमारा आइडियोलॉजीज बदल रही है ग्लोबलाइजेशन के वजह से। अब ये जो 5 डायमेंशंस है इनको हमें याद रखना होगा, क्योंकि नेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। यहाँ पर जो 5 डायमेंशंस है इनको हम याद रख सकते हैं कैसे। हम मी फिट ये निमोनिक के द्वारा इस 5 डायमेंशंस को याद रख सकते हैं। एम फॉर मीडिया, ई फॉर एथनो, एफ फॉर फाइनेंस, आई फॉर आइडियोलॉजी, टी फॉर टेक्नोलॉजी। इस तरीके से हम निमोनिक बनाकर हमारे चीज़ों को अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं। ये मी फीट अगर आप याद रखेंगे तो आप लोगों को अर्जुन एपादुराई का ग्लोबल कल्चरल फ्लो का जो 5 डायमेंशंस है ये आसानी से याद हो जाएंगे। इसी तरीके से आप लोग छोटे छोटे निमोनिक बना के आपका जो भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है इनको आप लोग याद रख सकते हो
और ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद करेगा एग्जाम में चीज़ों को रिकॉल करने में। तो आज का क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर आज का क्लास आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।